ओम शांति। तो आज हम कल की जो हमने शुरुआत की उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। तो कल हमने ये बात समझी थी कि जब हम भाग्य के बारे में कहते हैं तो 4 बातें जो हैं, तन का सुख, मन का सुख, धन का सुख और संबंध का सुख, यही हम भाग्य के रूप में समझते हैं। और हमने 2 बातें समझी थी कि तन, मन, धन और संबंध के संदर्भ में हमें जो कर्म नहीं करने चाहिए वो अगर हम करते हैं और जो करने चाहिए उनको हम नेग्लेक्ट करते हैं तो फिर ये 4 सुखों से हम कहीं ना कहीं वंचित होते जाते हैं। इसके अलावा हमने ये भी समझा था कि जो भी हम करते हैं उसमें मन, वचन और कर्म तीनों एक लय में हो, इसका भी हमें ध्यान देना चाहिए। आज हम समझेंगे कि जब हम कर्म कहते हैं तो मोस्टली कर्म शब्द सुनते ही सबके दिल में आता है जो हम करते हैं। पर जब हम करते हैं कहते हैं तो क्या करने को कर्म कहा जाता है। तो आज हम ये समझेंगे सबसे पहले कि कर्म माना 3 लेवल्स पर कर्म होते हैं। सोच, बोल और जो हाथों से लेन देन या हाथों से कर्म होता है या कदमों से हम चल कर कहीं जाते हैं, वो सब कुछ कर्म का हिस्सा है। सबसे पहले सोच है, फिर बोल, फिर हाथों से, पैरों से, शरीर से किया गया कर्म। अब अगर हम बोल को भी लें या हाथों से किए गए कर्म को भी लें तो उसका भी आधार सोच ही होती है, संकल्प, थॉट। बिना थॉट के कोई बोल नहीं निकलता, बिना थॉट के कोई कर्म नहीं होता। अगर मैं अभी इस ज़ूम पर लॉगिन भी कर आपसे मिलती भी हूँ तो सबसे पहले मुझे थॉट क्रिएट करनी पड़ती है कि हाँ, मुझे आज जो कुंडली के भाई बहनों से मिलना है और वो भाई बहन जो कल आए थे उनको आज दोबारा देखने की मेरी इच्छा है। तो ये जब थॉट या इंटेंशन रिलीज़ होता है तभी वो लॉगिन कर कर्म करते हैं और आकर यहाँ बैठते हैं। तो थॉट प्रिसीड्स वर्ड एंड एक्शन, और थॉट अपने आप में भी कर्म है। कभी कभी हम कोई विचार लेते हैं, हो सकता है कि हम उसको बोल में परिवर्तित नहीं करते या कोई उससे कर्म नहीं करते, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो विचार लेना स्वयं में कर्म नहीं है। क्योंकि कर्म मतलब जो हमने यहाँ से एनर्जी रिलीज़ की, और भाग्य मतलब जो हमें उसका इक्वल एंड ऑपोजिट उधर से वापस आता है। तो जब हम सोचते हैं तो भले ही किसी को दिखाई नहीं देता या किसी को वो बात नज़र नहीं आती, लेकिन वो भी एक एनर्जी है, वो भी एक वाइब्रेशन है जो हम रिलीज़ करते हैं यहाँ से, और यूनिवर्स उसका इक्वल एंड ऑपोजिट हमें वापस भी देता है, राइट। तो आज हम सबसे पहले थॉट के महत्व को समझेंगे, क्योंकि हम ये जो सारा कुछ कर रहे हैं ये 2 दिनों में, ये आप भी समझते हैं और मैं भी समझती हूँ कि ये 2 दिन सिर्फ आपको प्रेरणा देने के लिए हैं, ताकि आपको समझ आए कि इस मन को या सोच को साधने की कितनी आवश्यकता है या इसका कितना महत्व है। और जब आप इस महत्व को समझेंगे तो आप राजयोग की इम्पोर्टेंस को समझ पाएंगे। राजयोग वो प्रक्रिया, वो विधि है जिससे हम अपने थॉट्स को मॉनिटर और चेंज करना सीखते हैं, या अपने मन पर विजय कैसे पाएं, अपने मन का मालिक कैसे बने। वो प्रक्रिया सीखने की आपको प्रेरणा तब मिलेगी जब आप ये समझेंगे
कि जो हम सोच रहे हैं उसका कितना असर होता है। अब सबसे पहले आपने ये सुना होगा कि या देखा है कि एक एप्पल में कितने बीज होते हैं, है ना। एक सेब में कितने बीज होते हैं वो तो आप देख सकते हैं। तो एक सेब में 2-4 बीज होंगे, लेकिन जब वो बीज धरती पर डाले जाते हैं तो एक बीज में कितने एप्पल समाये हुए हैं, क्या आप वो देख सकते हैं? नहीं देख सकते, राइट। ऐसे ही हम अपनी थॉट्स को काउंट कर सकते हैं, लेकिन एक एक थॉट जब यूनिवर्स में रिलीज़ होती है तो उसके कितने सारे इफ़ेक्ट्स हैं उसको हम कभी कभी काउंट नहीं कर पाते, क्योंकि एक संकल्प के भी बहुत सारे असर होते हैं। जैसे कल भी हमने थोड़ा ब्रीफ में देखा था, पर आज हम थोड़ा और डिटेल में समझेंगे कि एक एक थॉट बॉडी के हर सेल पर असर करता है। शरीर की एक एक कोशिका, एक एक सेल हर थॉट के प्रति रिस्पॉन्ड करती है। आप इसका एक बहुत सिंपल एग्जाम्पल लीजिए। किसी दिन आप जब सोकर उठते हैं और आप मन में विचार लेते हैं, आज तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही, आलस सा आ रहा है, तो क्या आपने ये नोटिस किया है कि जैसे ही आप ये विचार लेते हैं सडनली शरीर जो है वो इतना स्वस्थ और इतना उमंग उत्साह भरा या इतनी एनर्जी भरा नहीं महसूस करता। तो एक थॉट जब हम लेते हैं कि मुझे आज अच्छा नहीं लग रहा या मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, तो उस थॉट को भी हमारे शरीर का हर सेल रिस्पॉन्ड करने लगता है और हम देखते हैं कि शरीर कैसा फील कर रहा है वो बहुत हद तक मन में किस तरह के विचार चल रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। कभी कभी आप देखेंगे कि कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है या कोई सेवा है जैसे सेंटर पर होती है, या कोई और ऐसा आपके यहाँ पर बड़ा आयोजन है ना, तो भले ही उस समय पर आपकी तबीयत भी ख़राब है, मे बी फिज़िकली यू आर रनिंग अ टेम्परेचर और आपको बुखार है, लेकिन आपके ये जो संकल्पों में इतनी ताकत होती है कि आप उस समय भाग भाग कर सारा ऑर्गेनाइज भी कर लेते हैं, सारा काम भी कर लेते हैं और शरीर जो है बिल्कुल थकता नहीं है। लेकिन आफ्टर यू फिनिश इट आपके शरीर में इतनी भी ताकत नहीं होती कि आप एक गिलास उठकर पानी ले सकें। तो वास्तव में ये शरीर की बात नहीं है, ये संकल्पों की बात है, और जो हम थॉट्स लेते हैं उसके प्रति हमारा शरीर रिस्पॉन्ड करता है। और विज्ञान तो इस बात को पूरी तरह से सिद्ध करता है कि जो थॉट्स हैं जब वो रिलैक्स्ड तरीके के होते हैं, है ना, जैसे अगर आप जो विचार ले रहे हैं वो रिलैक्स्ड विचार है, स्ट्रेस फ्री या रिलैक्स्ड मनोस्थिति के विचार है, तो उससे हमारा पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है बॉडी में। और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक हरी तार की तरह आप समझ सकते हैं कि एवरीथिंग इज़ ओके, ग्रीन सिग्नल है और बॉडी का हर सेल जो है वो स्मूथ फंक्शन करता है। और जैसे ही आप स्ट्रेस या फियर के विचार लेते हैं तो सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है बॉडी में, जो कहता है नथिंग इज़ ओके एंड यू हैव टू फाइट और फ्लाइट, या आपको दौड़ना है या आपको लड़ना है। तो यू हैव टू आइदर टेक अ फ्लाइट, मीन्स यू हैव टू रन अवे फ्रॉम देयर, और यू हैव टू फाइट। और जब स्ट्रेस होता है तो क्योंकि फ्लाइट और फाइट दोनों के लिए क्या चाहिए, आपके मसल्स में पावर चाहिए। तो नॉर्मली जो आपका ब्रेन ब्लड सप्लाई कर रहा होता है डाइजेस्टिव सिस्टम को, वो सारा ब्लड सप्लाई मसल्स को होने लगता है, और उसके कारण से आप देखेंगे स्ट्रेस में भूख मर जाती है और शरीर में तनाव महसूस होता है, मसल स्टिफ हो जाती हैं। तो ये जो ब्रेन है ये जिस तरह के हम थॉट्स लेते हैं उसके प्रति रिस्पॉन्ड करता है। इसीलिए थॉट्स पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसका असर हमारे बॉडी पर बहुत हो रहा है। अब कई बार आप देखिए, आप में से कौन कौन है जो समझते हैं कि मैं मोस्टली स्ट्रेस में रहता हूँ या रहती हूँ।
कोई बताएंगे जो मोस्टली स्ट्रेस में रहते हैं? और आजकल तो लोग ये भी कहने लगे हैं कि आई वर्क बेस्ट अंडर स्ट्रेस, और या फिर मेरे 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 ऊपर तो कंटिन्यूअली स्ट्रेस रहता है एंड मे बी आई फंक्शन बेटर बिकॉज ऑफ दैट स्ट्रेस। तो आप में से कोई ऐसे हैं जो बहुत स्ट्रेस्ड रहते हैं और जिनके मन में हमेशा तनाव रहता है, और जिन कभी कभी ऐसा भी लोगों को लगता है कि स्ट्रेस में हम बेटर फंक्शन करते हैं? क्या आपको ऐसा लगता है कि जब स्ट्रेस होता है, तनाव होता है, तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है? नहीं बढ़ती। कभी कभी आपको जब डेडलाइन मिलती है, जब आपको बॉस परेशान कर रहा होता है, तो टेम्परली आपको ऐसा नहीं लगता इफ़ दैट पर्सन वाज नॉट आफ्टर मी, मे बी मैं इतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं देती, या मैं शायद 16 घंटे काम नहीं करता या करती। तो ये बातें भी कभी कभी दिल में आती हैं कि जब स्ट्रेस होता है तो हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। और जनरली ऐसा देखा भी गया है कि जब कोई तलवार लटक रही होती है तब हम जितना काम कर लेते हैं वो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में नहीं करते। तो इसको भी हम थोड़ा सा आज समझेंगे कि हो सकता है कि शॉर्ट रन में कुछ लोग ऐसा एक्सपीरियंस भी करें कि अंडर स्ट्रेस उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है या उनके काम करने की स्पीड बढ़ रही है। पर जैसे आप देखिए कि जब आप दौड़ में जाते हैं, जैसे आप रेस करते हैं, तो आप अपनी नॉर्मल स्पीड ऑफ वॉकिंग से बहुत तेज़ दौड़ते हैं, फाइन। लेकिन और उस तेज़ दौड़ने के कारण मे बी यू कवर अ लॉट मोर ग्राउंड इन द सेम टाइम दैन यू वुड बाय वॉकिंग। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप 1 घंटे की जो लेंथ है वो हो सकता है 10 मिनट में कवर कर लेते हैं बिकॉज आप दौड़ रहे हैं, और हो सकता है कि चलते हुए आपको 20 मिनट लगते फास्ट वॉकिंग में भी उसी को कवर करने के लिए। लेकिन जब आप वो 10 मिनट में दौड़कर वहाँ पहुँच जाते हैं 1 किलोमीटर के एंड पे, तो आपको रेस्ट चाहिए होता है 15 मिनट्स का, राइट। और अगर आप वो रेस्ट अपने आप को ना दें और फिर आप और 1 किलोमीटर 10 मिनट में या 8 मिनट में दौड़ने की कोशिश करें, फिर और एक किलोमीटर फिर 7 मिनट में आप दौड़ने की कोशिश करें, तो क्या होगा? इस तरह से दौड़ते दौड़ते मे बी आप 30 मिनट्स में 3 किलोमीटर्स या 4 किलोमीटर्स कवर तो कर लेंगे। लेकिन अगर आप अपने को ड्यू रेस्ट नहीं दे रहे तो आपकी जो मसल्स है उसमें थकावट हो रही है। और अगर आप अपने को बिल्कुल रेस्ट अलाउ ना करें और बार बार नए नए माइलस्टोन्स कवर करते जाएं, तो एक टाइम आएगा जब आप ब्रेक डाउन पे या बर्नआउट पे पहुंच जाएंगे। ऐसे ही जब स्ट्रेस होता है तो कभी कभी हमारा जो परफॉर्मेंस है वो बढ़ जाता है। जैसे आपको पता चला कि अभी शाम को गेस्ट आने वाले हैं और 10 लोग इकट्ठे आने वाले हैं, तो आपको तनाव हुआ, लेकिन आपने सोचा कि अब फटाफट 3 घंटे में 4 घंटे में तैयारी करनी है, तो आपने वो शॉपिंग भी की, वो खाना भी बनाया, सब कुछ कर दिया। लेकिन उसके बाद यू नीड रेस्ट। और अगर आप वही चीज़ अपनी नॉर्मल पेस में रोज़ करें तो इवन विदाउट रेस्ट यू कैन गो ऑन वेरी स्मूथली एंड इटर्नली। लेकिन अगर आप अपने को स्ट्रेस में ओवरवर्क करते हैं तो उतना ही आपको कॉम्पेंसेटरी रेस्ट देना पड़ता है। इसीलिए परमात्मा हमें कहते हैं, अगर हम एक कंसिस्टेंट फ्लो बनाकर रखें, अगर हम कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन के साथ चलें, तो ना हमें स्ट्रेस होगा, ना हमें उस स्ट्रेस को कॉम्पेंसेट करने के लिए हमें फिर रेस्ट की ज़रूरत पड़ेगी, और ना ही हमें बाउंस बैक होने के लिए इतना सारा टाइम मिलेगा। और अगर नहीं मिलता तो फिर हम बर्नआउट पे जो पहुंचते हैं वो भी नहीं होगा। इसीलिए द की इज़ कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन, not being stressed and working more than your capacity in a limited time। जैसे आप देखो आजकल का कॉन्सेप्ट है वर्क हार्ड एंड पार्टी हार्डर। तो वो क्यों करते हैं? क्योंकि वो समझते हैं कि पहले सोए रहें, फिर सारा काम 2 घंटे में ख़त्म कर दें और फिर स्ट्रेस्ड हो जाए, फिर जाएं हॉलीडे पर।
तो बाबा कहते हैं कि इससे अच्छा है कि आप एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करें। तो मैंने यज्ञ में जब मैं आई तो शुरुआत में मैंने एक क्लास में बहुत अच्छी बात सुनी थी, जिसको मैंने धारण भी की, कि किसी ने कहा कि आपको एक डेडलाइन पूरी करनी है। सपोज़ आपको पता चला कि 10 दिन में आपको ये काम ख़त्म करना है, तो 10 दिन में जब आपको ये काम सबमिट करना है तो आपको अभी क्या करना चाहिए। तो सबने बहुत सारे सुझाव दिए कि मुझे तो टेंशन ही हो जाएगी कि 10 दिनों में ये काम कैसे होगा, या ये तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। लेकिन एक व्यक्ति ने वहाँ पर ये सजेस्ट किया कि अगर मुझे 10 दिनों में ये काम ख़त्म करना है तो मुझे वो 10 दिनों में अपना हर एक दिन बहुत कंसिस्टेंटली प्रोडक्टिव रखना है। उसमें कोई स्ट्रेस की ज़रूरत नहीं है कि 10 दिन 10 दिन। अब आप देखो, अगर आप 2 घंटे के लिए यही सोच रहे हो कि 10 दिन में कैसे होगा, 10 दिन में कैसे होगा, तो आपके वो 2 घंटे वेस्ट हो गए। लेकिन अगर आप ये ना सोचकर अभी से काम पे लग जाए कि ओके, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग 10 दिन में कैसे होगा, मैं अभी 2 घंटे में मुझे जो प्लानिंग करनी है वो कर लूँ। उसके बाद जो फर्स्ट फेज़ का जो काम है, जो रूडिमेंट्री, जो प्रेपरेटरी वर्क है, वो मैं शाम तक ख़त्म कर लूँ। फिर धीरे धीरे मैं फिगर आउट करती जाऊँ कि किस तरह से मुझे करना है ये काम, और 10 दिनों का मैं प्लान बनाकर इसको कर लूँ। तो मुझे लगता है कि कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन जो है वो हमें स्ट्रेस फ्री भी रखता है और हमें बर्नआउट से भी बचाता है, और हमें लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए हम काम कर सके विदाउट गेटिंग टायर्ड और बर्नड आउट, ये इंश्योर करता है। तो ये जो शरीर पर थॉट्स का असर होता है, तो अगर हमें कोई डेडलाइन मिलती है तो हम ये ना सोचें ये कैसे होगा, या ये क्यों आ गया, या किस तरह से मैं इसे अवॉइड करूं, या ये काम मुझे ही क्यों दे देते हैं, क्योंकि इस तरह के थॉट्स हमारे शरीर को कोई ताकत नहीं भरते, वो हमारी एनर्जी को ड्रेन करते हैं। ऐसे ही परमात्मा हमें ये भी बताते हैं कि हमारे जो विचार हैं उनका हमारे धन पर और हमारे संबंध पर भी बहुत असर पड़ता है। जैसे आप देखिए, कहा जाता है 90% हमारा जो कम्युनिकेशन है वो नॉन वर्बल होता है। क्या आप कभी ऐसे सिचुएशन में रहे हैं जहाँ पर आपको कोई व्यक्ति मुख से कोई बात कह रहा है, लेकिन उसकी जो वाइब्रेशंस हैं उन दोनों से आपको ऑपोजिट मैसेज मिल रहे हैं? जैसे आपको कोई मुख से कह रहा है, आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन आपको उनसे मिलकर ऐसा लगता है या उनकी बात सुनकर ऐसा लगता है इनको इतना अच्छा लगा, ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मुंह से जो कम्युनिकेशन होता है वो सिर्फ 10% होता है, और जो बॉडी लैंग्वेज से कम्युनिकेशन होता है, जिसको हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं, वो 90% होता है। तो जब 90% जो मैसेज सामने वाले से आ रहा है वो ऑपोजिट ऑफ व्हाट दैट पर्सन इज स्पीकिंग है, तो दैट द पर्सन इन फ्रंट विल फिगर आउट, और हमें पता चल जाता है कि ये जो व्यक्ति कह रहे हैं वास्तव में ये वो मीन नहीं कर रहे, इनके मन में कुछ और है और इनके मुख में कुछ और है। मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ। मैं एक बार एक कोर्ट में लॉयर्स के प्रोग्राम के लिए गई थी, तो देयर वर मेनी लॉयर्स हु वर अटेंडिंग इट। तो मैंने उनको पूछा कि आप जब कोई क्लाइंट आपके पास आता है तो आप उससे मिलकर उसकी बॉडी लैंग्वेज से जान जाते हैं ना कि वो जो व्यक्ति है वो कितना डेस्परेट है केस विन करने के लिए, या वो कितने पैसे आपको देने के लिए तैयार हो जाएगा, या वो कितने ट्रबल में है, या उसने कितना मैसअप किया है, क्या आपको उसकी बॉडी लैंग्वेज से पता चलता है? तो वो कहते हैं येस ऑफ कोर्स। वो अगर कुछ भी ना कहे तो भी हमें पता चल जाता है कौन सा क्लाइंट कितने पैसे देगा। तो मैंने उनको कहा तो आपको ये पता चलता है कि उनको भी पता चलता है कि आप एज अ लॉयर कितने डेस्परेट हैं और आप उनके लिए क्या इंटेंशन
रखते हैं क्योंकि जैसे आपको उनके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का सिग्नल मिलता है, ऐसे उनको भी मिलता है कि ये जो मेरे सामने व्यक्ति है ये सचमुच मुझे लाभ पहुंचाना चाहता है या अपने लाभ के बारे में ही ये सोच रहा है। तो फिर वो सारे चुप हो गए और सोचने लगे कि क्या सचमुच हम भी जो करते हैं उसका भी पता लगता है। तो ऐसे, लेकिन अगर आप सोचिए कि इतना नॉन वर्बल कम्युनिकेशन अगर इतना क्लियर होता है तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि अगर आपके अंदर किसी के लिए सच्चाई सफाई है, और पैसे तो हर कोई लेता है, ऐसी कोई बात नहीं है कि आपको कोई चैरिटी करनी है या उस व्यक्ति से फ़ीस नहीं लेनी है, आप फ़ीस भी लीजिए, कोई चैरिटी की बात नहीं है। बट अगर आप एक छोटा सा डिफरेंस इंट्रोड्यूस करें कि आप अपने अंदर उस क्लाइंट के वेलबींग के बारे में भी सोचें, आप उसे एक रिसोर्स की तरह ना सोचें, आप ये सोचें कि ये व्यक्ति आया है, जो भी हमारी एंगेजमेंट होगी आई विल इंश्योर कि वी बोथ हैव अ गुड डील, माना मुझे भी अपना प्रॉफिट मिले और उस व्यक्ति को भी अच्छे से अच्छा या कंफर्टेबली ये जो उसका केस है वो सेटल हो जाए, और वो व्यक्ति जो है उसको मैं किस तरह से हेल्प कर सकता हूँ उसके बारे में भी मैं सोचूं। तो अगर आप ये भावना अंदर रखेंगे तो आपका क्लाइंट बेस कम नहीं होगा, बढ़ेगा, क्योंकि वो जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है दैट विल अट्रैक्ट मोर क्लाइंट्स देन व्हाट यू सी विथ समथिंग अदर देन गुड इंटेंट इन योर हार्ट। तो अगर आप बोलते कुछ हैं और अंदर जो इंटेंशन ख़राब होती है तो उससे आपका क्लाइंट बेस बेटर नहीं बनता, बिगड़ता है। तो दे ऑल एग्रीड टू दिस एंड दे सेड कि हाँ, अगर आप ये नहीं सजेस्ट कर रहे कि हम अपना प्रॉफिट कम करें तो वी थिंक वी कैन इंट्रोड्यूस दिस। तो आप देखिए कि अच्छा सोचने में कोई पैसे नहीं लगते है ना, अच्छा सोचने में कोई प्रॉफिट नहीं मारा जाता। जैसे हम रिश्ते निभाते हैं, कई जगहों पर हम रिश्ते तो निभाते ही हैं ना, ऐसा नहीं है कि वी रन अवे फ्रॉम इट या हम अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे, लेकिन एक छोटा सा एक्स्ट्रा एलिमेंट इंट्रोड्यूस करने की बात है कि गुड विशेस भी हम अपने साथ रखें, क्योंकि जब हम अपने अंदर शुभ भावना शुभ कामना रखते हैं जिन आत्माओं के साथ हम ऑपरेट कर रहे हैं उनके लिए, तो वो शुभ भावनाएं शुभ कामनाएं भी उनको कम्युनिकेट होती हैं। सिर्फ हम जो कहते हैं करते हैं वो नहीं, पर वो भावनाएं और कामनाएं भी उनको कम्युनिकेट होती हैं। और धन के बारे में ऐसा ही है, अगर आप अपने को रोज़ ये स्वमान देते हैं कि मैं बहुत भाग्यवान हूँ या धनवान हूँ, तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ अट्रैक्शन यू अट्रैक्ट मोर। और अगर आप रोज़ कहते मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है, और फिर उस धन के लिए प्रयत्नशील होते हैं, तो यू अट्रैक्ट लेस, क्योंकि आप ऑलरेडी अपने को तथास्तु कह ही रहे हैं कि मेरे पास कुछ नहीं है। तो आप समझ लीजिए आपके हर थॉट के पीछे एक तथास्तु लगा हुआ है। तो अगर आप कहते मेरे पास कुछ नहीं है तो द यूनिवर्स इज सेइंग ब्लेस यू, चलो कुछ ना हो। तो लेकिन अगर आप कहते मेरे तो भंडारे भरपूर हैं, मेरे पास तो सब कुछ है, मैं बहुत धनवान, बहुत भाग्यवान, बहुत भरपूर आत्मा हूँ, तो इस तरह से आप जो भी काम करते हैं वो सिर्फ काम नहीं, वो काम प्लस ब्लेसिंग होती है, मल्टीफोल्ड होती है। तो परमात्मा हमें यही समझाते हैं कि थॉट्स का असर तन पर, मन पर, संबंध पर और धन पर, सब पर पड़ता है। और आज मैं आपको थॉट्स से डेस्टिनी तक की एक चेन भी समझाऊंगी, किस तरह से हमारा एक एक विचार हमारी डेस्टिनी क्रिएट कर रहा है। तो आप कुछ वर्ड्स लिखिए एंड देन वी विल एक्सप्लेन इट। थॉट्स, feelings, attitude, action, habit, personality, relationships, and destiny. Thoughts, feelings, attitude, action, habits, personality, relationships, and destiny. ओके, अब आप देखिए इसको हम एक छोटे से एग्जाम्पल से समझेंगे। सपोज यू वॉक इन टू
डेस्टिनी, डेस्टिनी, डेस्टिनी। थैंक यू। सो इसको हम एक छोटे से एग्जाम्पल से पूरा समझेंगे। सपोज यू वॉक इन टू अ रूम वन डे, और जब आप उस रूम में घुसते हैं, एंटर करते हैं, तो आपके सामने एक लेडी बैठी है, और वो जो लेडी है उसके फेस पर स्माइल नहीं है, उसका फेस ग्रिम है। तो और आप उसे देखते हैं और आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आपकी तरफ थोड़ा सा स्माइल करके, क्योंकि आप अंदर आए हैं, वो आपको वेलकम करे, बट दैट पर्सन डजेंट एक्नॉलेज यू, और वो वैसे ही बैठे रहते हैं। और फिर आपके मन में विचार चलता है, ये किस तरह से मेरे साथ बिहेव कर रहे हैं, ये ना मुझे ग्रीट कर रहे हैं, ना इनकी कोई वेलकमिंग स्माइल है, इनका शायद नेचर ऐसा अच्छा नहीं है, या शायद ये मेरे आने से खुश नहीं है। अब आप देखिए, कोई आप उनको पहले से जानते नहीं हैं, लेकिन आपके अंदर एक विचार की धारा शुरू हो जाती है। उसके बाद ये विचार आपकी फीलिंग को इन्फ्लुएंस कर देते हैं। फिर धीरे धीरे उस रूम में और भी लोग आते हैं, और जिस पर्पस के लिए आप सब मिल रहे थे, जो भी मीटिंग थी या कॉन्फ्रेंस थी, वो शुरू होती है। और जब वो कॉन्फ्रेंस शुरू होती है, तो आप देखेंगे कि वो जो लेडी है, वो जब भी कुछ एक्सप्रेस करेगी अपने विचार, तो आपको ऐसा लगेगा कि वो आपको शायद कुछ कह रहे हैं नेगेटिव, क्योंकि आपके अंदर ऑलरेडी उनके प्रति एक भावना बन गई है, एक एटीट्यूड बन गया है कि मे बी दिस पर्सन डजेंट लाइक मी, राइट। और फिर जब आप उनके साथ बात करेंगे, तो आप भी एक रिएक्शन मोड में रहेंगे। आप पहली बार मिले हैं, आपका कोई हिस्ट्री नहीं है, यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट देयर लाइफ स्टोरी और एनीथिंग, बट बिकॉज ऑफ दैट वन मोमेंट वेयर यू क्रिएटेड अ थॉट कि शायद ये मुझे पसंद नहीं करते, इसलिए वो जो भी कहेंगे यू विल इंटरप्रेट इट डिफरेंटली, क्योंकि आपका एटीट्यूड उनके प्रति नेगेटिव हो गया है। और जब आप उनसे बात करेंगे, तो आप भी बहुत वेलकमिंग टोन में या स्माइल के साथ नहीं करेंगे, राइट। तो ये जो थॉट, फीलिंग, एटीट्यूड और एक्शन, ये किस तरह से काम करता है, ये आप देखिए, है ना। अब आप देखिए कि मे बी आफ्टर हाफ एन आवर, जब आपको एक मौका मिला एंड यू आर इन अ क्लोज ग्रुप एंड दैट लेडी इज सिटिंग एंड शी इज़ नॉट स्माइलिंग, एंड somebody says ये कभी स्माइल नहीं करती, दिल इनका इतना अच्छा है, लेकिन मुस्कुराहट बिल्कुल चेहरे पर नहीं है, तुम कभी हंसती क्यों नहीं हो। तो आपको समझ में आता है, ओके, इट्स नॉट अबाउट मी, उनकी नेचर ही नहीं है हंसने की। और फिर आप देखो, जब आप ये वाली इन्फॉर्मेशन को अंदर रखेंगे, तो फिर आप उनके एक्शंस को डिफरेंटली इंटरप्रेट करने लगेंगे, और आपका एटीट्यूड अलग हो जाएगा, और मे बी उनके ना स्माइल करने पर भी आप उनसे स्माइल कर कर बात कर पाएंगे। तो ये जो हमारे एक्शंस होते हैं, ये हमारे थॉट, फीलिंग और एटीट्यूड का प्रोडक्ट होते हैं, राइट। अब मैं आपको एक छोटा सा और इंसिडेंट बताती हूँ। जैसे एक दिन आपके मन में आया कि आपकी जो कॉलोनी में एक भिखारी बैठता है, तो आपके मन में आया वो बेचारा कितना गरीब है, और उसके पास तो खाने के लिए भी नहीं है, और मे बी मुझे उसके लिए कुछ अच्छा कर्म करना चाहिए। तो आप अपना फ्रेशली पैक्ड लंच, जो आप अपने ऑफिस के लिए लेकर तैयार हुए थे, वो आप रास्ते में जाते वक्त आप उसको खोलकर पूरा उसके कटोरे में डाल देते हैं, और आप वेट कर रहे हैं कि वो आपको थैंक यू कहे और वो बहुत खुशी से उसे खाए। लेकिन फिर जैसे ही वो लंच देखता है, फिर वो आपको देखता है, और वो सारे कंटेंट्स वो लेकर आपके सामने ही डस्टबिन में डाल देता है। तो जब वो डस्टबिन में डाल देगा, तो आपको कैसा महसूस होगा? यू विल फील एंग्री। अब आप सोचिए कि लोग तो कहते हैं अच्छा कर्म करने से खुशी होनी चाहिए। अब आपने तो बहुत अच्छा कर्म किया कि आपने सोचा एक भूखा व्यक्ति है, उसको मैं खाना खिलाऊं, राइट। लेकिन वो जो कर्म करने पर आपको दुख ही नहीं हुआ, आपको बहुत गुस्सा भी आया, क्योंकि उसने वो सारा कर्म जो आपका था वो डस्टबिन में डाल दिया। तो अब इन दोनों केसेस में हमें समझना होता है कि हमें जो दुख की अनुभूति होती है,
या हमें हमारा जो व्यवहार होता है वो हमारे थॉट, फीलिंग और एटीट्यूड पर डिपेंड करता है। जैसे कि आपने क्या उस भिखारी से पूछा कि वो सुबह से भूखा है या नहीं, या उसको खाना चाहिए, या उसको चॉकलेट चाहिए, या उसको कोई हीरे मोतियों का हार चाहिए? आपने तो उसको नहीं पूछा ना। यू क्रिएटेड अ थॉट कि उसको शायद खाना चाहिए बिकॉज यू अज्यूम्ड कि वो गरीब है, कि उसके पास खाने को नहीं है। तो ये जो थॉट हमने लिया ये हमारे अजम्पशन पर बेस्ड है, और उसके बाद जो भी हमने फील किया, जो भी हमने एटीट्यूड रखा, जो भी हमने कर्म किया, वो हमारे सारे एजम्पशन पर बेस्ड है। और जब हमने वो कर्म किया तो उसका जो रिज़ल्ट हमें मिला वो रिज़ल्ट एक्चुअली हमारे कर्म और उसके पीछे जो हमने अजम्पशन किए उसके कारण वो जो कॉन्सिक्वेंस है दुख का वो हमें मिला। उसमें भिखारी की कोई गलती नहीं है। उसने तो आपको नहीं कहा था कि आई एम हंग्री एंड आई नीड फूड। तो जब उसने कहा ही नहीं था तो आप ये नहीं कह सकते कि उसके कर्म ने आपको दुख दिया, आपके अपने अजम्पशन ने आपको दुख दिया, क्योंकि आपने अज्यूम किया कि ये जो व्यक्ति है ये भूखा है, और आपने उसके उस एजम्पशन से थॉट क्रिएट किया, फीलिंग क्रिएट की, एटीट्यूड क्रिएट किया। दया भावना इज़ द एटीट्यूड जो आपने क्रिएट किया, और फिर कर्म भी किया, और कर्म से जो फल मिला वो फल रियलिटी के अनुसार था। तो आप जो थॉट क्रिएट करते हैं, जो कर्म करते हैं, वो आपके इंटेंशन, आपके संस्कार पर डिपेंड करता है, राइट, आपके इंटरप्रिटेशन पर डिपेंड करता है, और जो फल आता है वो रियलिटी के हिसाब से आता है। तो जब हम ये दो बातों को मिक्सअप कर देते हैं तो हमें लगता है शायद जो फल आया वो हमारे कारण नहीं आया, वो उस व्यक्ति की गलती है। लेकिन वास्तविकता ये है कि जो फल मिला उसमें मेरे इंटेंशंस की प्रॉब्लम भी नज़र आती है, मेरे एक्शंस जो मेरे एजम्पशंस पर बेस्ड है उसके कारण मुझे फल मिल रहा है। अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, आप इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। जैसे मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ। मेरी एक फ्रेंड है, जब उसने जॉब ज्वाइन की तो वो अपने बॉस से बहुत परेशान रहती थी, क्योंकि वो जो बॉस था वो सारा जो काम था वो उसको डेलीगेट कर देता था। वो कुछ भी अपने पर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता था, यहाँ तक कि अगर कोई बड़े पेपर्स पर सिग्नेचर भी करने हो तो जहाँ तक पॉसिबल हो वो उसी से कराता था, वो खुद नहीं करता था। तो वो इस बात से बहुत परेशान रहती थी, और वो हमेशा मुझे कहती कि ये कोई बात है, ये बॉस ऐसा है, बॉस की तो ड्यूटी होती है ना कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। चलो हम काम करेंगे, काम करना हमारा काम है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना तो मेरा एरिया नहीं है, मैं क्यों रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँ? वो क्यों कहता है कि मैं साइन करूँ इस पेपर पर? तो मैंने उसको कहा कि तुम जो दुखी हो रहे हो वो इसलिए नहीं हो रहे क्योंकि बॉस ऐसा है, बिकॉज बॉस तो जो है वो है, लेकिन तुम्हारे अंदर एक एजम्पशन है कि बॉस ऐसा होना चाहिए, है ना। यू आर एक्सपेक्टिंग योर बॉस टू बी अ सर्टेन वे। तुम्हें ऐसा लगता है कि एक बॉस आइडियल होना चाहिए, और वो जो आइडियल बॉस है वो जिम्मेवारी लेगा, वो मुझे काम करवाएगा, पर वो मेरी ही विल हैव माई बैक, और मैं कहीं फंस जाऊँ तो मुझे प्रोटेक्ट भी करेगा। तो दीज आर एजम्पशंस दैट यू हैव, और वो जो एजम्पशंस हैं वो तुम्हें दुखी कर रहे हैं, बॉस तुम्हें दुखी नहीं कर रहा है, क्योंकि बॉस तो जो है जैसा है वैसा ही है। तो मैंने कहा why don't you work on your assumption and why don't you come to a place of acceptance कि my boss is like this, और अगर तुम इसे एक्सेप्ट कर लेती हो तो यू विल लर्न हाउ टू वर्क विद दैट पर्सन। तो धीरे धीरे उसने ये अपनाया और उसकी प्रॉब्लम जो थी वो बिल्कुल सॉल्व हो गई, क्योंकि उसको अब ये नहीं सोचना था कि ये बॉस ऐसा क्यों करता है, क्यों करता है, क्यों करता है। अब उसकी प्रॉब्लम बस इतनी थी कि जब बॉस उसको साइन करने के लिए कहे तो वो एक रूल पोजीशन निकाल कर उसे दिखाए कि नहीं सर, ये डॉक्यूमेंट्स आपको साइन करने पड़ेंगे, ये मेरे परव्यू की बात नहीं है। तो आई सेड व्हाई डोंट यू जस्ट फिनिश दिस क्यों क्यों क्यों
और आप समझ जाओ कि ये आपकी एक्सपेक्टेशन आपको दुख दे रही है, और जो रियलिटी है वो ये है कि योर बॉस डजंट वांट टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आपको ये पता करना पड़ेगा कि हाउ डू यू डील विद दिस सिचुएशन। तो उसने वो सारी रोल पोजीशन निकाल ली जिसमें पता था कि इतने लेवल्स पे सिग्नेचर हो सकते हैं और इससे लेवल के नीचे मैं साइन नहीं कर सकती, और वो रोल पोजीशन वो बार बार दिखाती और उसका काम ख़त्म हो जाता। और फिर वो कहती कि बॉस मेरे से नाराज़ रहता है, पहले वो मुझसे खुश रहता था, अब वो मुझसे नाराज़ रहता है, तो मैं इस बात से भी परेशान रहती हूँ कि वो मुझसे नाराज़ क्यों है। तो मैंने बोला सी, if people can't have their way with you, they will not be happy with you, but then that's not a problem, because that should be their problem कि आप उनके हिसाब से काम नहीं करोगे तो वो आपसे खुश तो नहीं होंगे ना। लेकिन आप अगर अपनी सेफ्टी को ध्यान रखकर वो काम कर रहे हो जिसमें आपकी सेफ्टी भी है, आपकी ऑनेस्टी भी है, और अपने काम में भी आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे, तो इवन इफ नोबडी इज़ हैप्पी विथ यू, यू शुड बी हैप्पी विथ योरसेल्फ। तो धीरे धीरे ये भी उसने समझा कि उसकी प्रॉब्लम ना बॉस था, ना उसकी प्रॉब्लम ये थी कि बॉस नाराज़ है। उसकी प्रॉब्लम ये थी कि वो खुश करना चाहती थी। उसकी प्रॉब्लम ये थी कि बॉस जैसा था उसके ऑपोजिट उसकी एजम्पशन या एक्सपेक्टेशन थी। तो इसीलिए हमें ये समझना होता है कि हमारी सोच का आधार हमारे बिलीफ सिस्टम्स, हमारी एक्सपेक्टेशंस, हमारे अजम्पशंस होते हैं, और उस सोच से हमारी फीलिंग जन्म लेती है। जैसे पहले वाले एग्जाम्पल में वो लेडी की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। द प्रॉब्लम वॉज आई एक्सपेक्टेड कि अगर कोई मुझे हंसकर ग्रीट करता है तो मुझे पसंद करता है, और अगर वो मुझे हंसकर ग्रीट नहीं करता तो वो मुझे पसंद नहीं करता। तो ये मेरा बिलीफ सिस्टम है जिसने मुझे वो फीलिंग्स तक लाया। तो जो हम सोचते हैं, जो हम फील करते हैं, जो हम एटीट्यूड क्रिएट करते हैं, और जो हम कर्म करते हैं, और उसके कॉन्सिक्वेंटली जो हमें रिजल्ट मिलता है, उस सब का सीड कहाँ है? हमारे थॉट में। अगर हम एक डिफरेंट रिजल्ट चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें डिफरेंटली सोचना पड़ेगा हर सिचुएशन में। वैसे भी कहा जाता है, इफ़ यू डू वॉट यू हैव ऑलवेज डन, यू विल गेट वॉट यू हैव ऑलवेज गॉट। तो जो अगर हम अपनी सोच, जो फर्स्ट लेवल ऑफ कर्मा है, अगर हम उसको चेक नहीं करेंगे, तो अगर हम वही रेपिटेटिव पैटर्न ऑफ थिंकिंग रखेंगे, उससे वही फीलिंग, एटीट्यूड और एक्शन रखेंगे, तो वही रिजल्ट हमें मिलेगा। इसीलिए सबसे पहले हमें अपनी सोच पर ध्यान देना है। और उससे भी इम्पॉर्टेंट बात है कि सिर्फ एक बार का रिजल्ट नहीं मिलेगा, इसमें जो आगे शब्द आते हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, विच इज़ हैबिट। जो भी हम बार बार करते हैं वो हमारी हैबिट बन जाती है। हमारे अंदर हैबिट्स ऑफ थॉट है, हैबिट्स ऑफ फीलिंग है, हैबिट्स ऑफ एटीट्यूड है, एंड हैबिट्स ऑफ एक्शन है। अगर हम कोई तरह से बार बार सोचते हैं तो वो हमारा थॉट पैटर्न या हैबिट ऑफ थॉट बन जाती है। अगर हम कोई फीलिंग बार बार रखते हैं तो वो फीलिंग फिर इतनी परमानेंट हो जाती है जिसको चेंज करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, तो वो हैबिट ऑफ फीलिंग बन जाती है। और अगर मेरी जो अपनी समझ है उससे समझें तो डिप्रेशन इज़ नथिंग बट अ हैबिट ऑफ फीलिंग। अगर आप बार बार हर परिस्थिति में नेगेटिव थॉट पैटर्न्स रखेंगे और आप अपनी फीलिंग्स को नेगेटिव होने देंगे, तो स्लोली ग्रेजुअली इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट टू चेंज अ फीलिंग। क्योंकि आप देखिए, थॉट्स को चेंज करना इजी होता है, क्योंकि थॉट्स तो 1 मिनट में 8, 10, 15, 20 कितने भी लिए जा सकते हैं। लेकिन जब बार बार आप एक ही तरीके से सोचते हैं तो वो जब फीलिंग बनने लगती है उसको चेंज करना थोड़ा ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। और फिर फीलिंग से धीरे धीरे जब वो इमोशन में सेडिमेंट हो जाती है, देन इट बिकम्स इवन मोर डिफ़िकल्ट। तो इसीलिए वी शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट हाउ वी थिंक,
बिकॉज़ जो हम अभी सोच रहे हैं वो एक पैटर्न में जाता जा रहा है और वो हमारा थॉट पैटर्न बन रहा है, मीन्स हैबिट ऑफ थॉट बन रही है। इसके बाद हैबिट्स ऑफ फीलिंग्स भी बन रहे हैं। एंड देन अगर हम बार बार हर किसी के लिए एटीट्यूड रखेंगे, ये मुझे कोऑपरेट नहीं करते, ये मुझे पसंद नहीं करते, ये मुझे सहयोग नहीं देते, तो हमारे अंदर ये एटीट्यूड धीरे धीरे बनता जाएगा और शायद हमें कोई सहयोगी मिलेगा भी तो हम उसे अप्रिशिएट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे अंदर लो सेल्फ एस्टीम या ये एटीट्यूड बन चुका है कि मुझे कोई हेल्प नहीं करता, मुझे कोई कोऑपरेट नहीं करता। इसीलिए मैंने देखा है वेरी फॉर्चुनेट पीपल हु हैव एवरीथिंग नेवर स्पीक अ वर्ड ऑफ ग्रैटिट्यूड। आप ऊपर से देखेंगे आपको लगेगा दिस पर्सन शुड बी थैंकफुल फॉर सो मेनी थिंग्स, लेकिन ये जो रोज़ रोज़ का एटीट्यूड है, मुझे ये नहीं मिला, मुझे इस व्यक्ति ने कोऑपरेट नहीं किया, मुझे इसने सहयोग नहीं दिया, ये रोज़ रोज़ करते करते हमारा ये एटीट्यूड बन जाता है जहाँ पर हम थैंकलेस होते जाते हैं, या हमें ऐसा लगता है कि एक्चुअली द होल यूनिवर्स इज़ अगेंस्ट मी एंड नोबडी इज़ कोऑपरेटिंग विथ मी। और मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, हमारा एटीट्यूड हमारा पर्सपेक्टिव डिटरमिन करता है, हमारा नज़रिया। तो हम किसी भी चीज़ को कैसे देखते हैं, या हम एक पूरे पेपर में सिर्फ एक ब्लैक डॉट देखते हैं, या हम उस पूरे पेपर की क्लेंडनेस और वाइट और सादगी को देखते हैं, ये हमारे एटीट्यूड पर डिपेंड करता है। और अगर हमने ओवर टाइम हमेशा परिस्थितियों में और लोगों में जो लैक ऑफ कोऑपरेशन है या जो नेगेटिविटी है वो देखने का संस्कार बनाया है, तो चाहे हमें सारे यूनिवर्स से मदद मिल रही हो, लेकिन हम अपने को कभी फॉर्चुनेट फील नहीं कर सकते। तो इसीलिए परमात्मा हमें कहते हैं कि सोच, फीलिंग, एटीट्यूड पर बहुत ध्यान देना है, और फिर हम जो कर्म करते हैं, क्योंकि वो कर्म इन्हीं का बाय प्रोडक्ट होते हैं। हम कोई कर्म किसी और की वजह से नहीं करते। कभी कभी हम सोचते हैं ना कि मैंने उसके साथ कड़वा व्यवहार किया क्योंकि वो ऐसे है। जी नहीं, हम उनके साथ कड़वा व्यवहार करते हैं क्योंकि हम ऐसे हैं। हमारे ज्ञान में एक चित्र आता है बहुत सुंदर, कि एक आम से लदा हुआ पेड़ है और उस आम से लदे हुए पेड़ पर एक बच्चा पत्थर मार रहा है और पेड़ उससे पत्थर नहीं आम दे रहा है। तो पूछा जाता है कि ऐसा क्यों कर रहा है पेड़, तो उसका उत्तर यही आता है कि क्योंकि पेड़ के पास आम ही है, पत्थर नहीं है। तो जिसके पास जो होता है वो वही देता है। ऐसा नहीं है कि हम किसी को बुराई देते हैं डिस्पाइट द फैक्ट कि हम बहुत अच्छे हैं। अगर मेरे पास अच्छाई है तो मैं अच्छाई ही दूंगी। तो मेरे कर्म मेरा रिफ्लेक्शन है। अगर मेरे पास अंदर भरे हुए विचार, भावनाएं, एटीट्यूड सब कुछ नेगेटिव है तो मेरा कर्म ऑटोमेटिकली नेगेटिव होगा, और जो हम बार बार करेंगे वो संस्कार बनता जाएगा, और इतना पक्का संस्कार ना बन जाए कि फिर उसको बदलना में बहुत मेहनत लगे। हमें जानकी दादी जी एक बहुत अच्छी बात कहते थे कि जैसे हम रास्ते पर चलते हैं तो कीचड़ होता है ना कभी कभी, तो आप क्या करते हैं, बच कर चलते हैं, क्योंकि अगर आप उस कीचड़ को अगर बचे ना और उसके छींटे आप पर पड़ जाएं तो आपका बहुत सारा टाइम, एनर्जी और पैसा उसको धोने में जाएगा। तो इसीलिए परमात्मा की शिक्षा है कि हम किसी भी परिस्थिति में, किसी भी व्यक्ति के व्यवहार के सम्मुख यदि ये ध्यान रखें कि मैं अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को, अपने एटीट्यूड को और अपने कर्म को शुद्ध और पवित्र रखूं, तो मुझे कभी अपने संस्कारों को साफ करने में इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन अगर मैं हर कीचड़ के छींटे को अपने पर पड़ने दूं, माना हर व्यक्ति और हर परिस्थिति में मैं अपने आप को खुली छुट्टी दे दूं कि जो भी नकारात्मक सोचना है वो सोचो, तो इस तरह से जब मेरे संस्कार बन जाएंगे और वो जो स्टेन्स मुझ आत्मा पर पड़ जाएंगे तो उसको साफ करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आज आप देख ही रहे हैं कि जिन्होंने जो आदतें बना ली उन आदतों को बदलना कितना मुश्किल हो रहा है। मैंने इस लॉकडाउन में इस बात को बहुत एक्सपीरियंस किया
कि बहुत सारे लोग जो ऑफिस जाने के कारण से बहुत डिसिप्लिन रहते थे, जो रोज़ टाइम से उठते थे, अपनी तैयारी करते थे, ऑफिस के लिए तैयार होते थे, उनका डिसिप्लिन खराब हो गया और वो सोचने लगे कि अब तो ऑफिस नहीं जाना है, अब तो 10 बजे लैपटॉप ऑन करके रिपोर्ट करना है वर्क फ्रॉम होम के लिए, तो हम 6 बजे क्यों उठें, हम तो उठेंगे जी 9 बजे। तो अब आप देखो वो जो व्यक्ति है, एक तो उसने अपना संस्कार खराब कर लिया, दूसरा अभी जब लॉकडाउन खुल गया एंड दोज पीपल हैव टू गो फॉर वर्क, तो वो 6 बजे उठना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। और उसके कारण जिस परिस्थिति को वो 3 महीने ये भी कहते रहे कि ऑफिस बंद हो गया है तो कोई डिसिप्लिन नहीं है, कोई डिसिप्लिन नहीं है, लेकिन अब ऑफिस खुल गया है पर उसको गुड एनर्जी वो नहीं दे पा रहे। उस घटना को भी वो बार बार यही कह रहे ऑफिस क्यों खुल गया, अब उठा नहीं जाता, अब प्रॉब्लम होती है, अब आदत खराब हो गई है। तो कभी कभी जब अच्छी पॉसिबिलिटीज़ भी आती हैं हम उनको अप्रिशिएट नहीं कर पाते, क्योंकि हमने जब बुरी पॉसिबिलिटीज़ आई, बुरी परिस्थितियाँ आई, तो अपने संस्कारों को खराब कर दिया। आप मान लीजिए आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ बहुत समय रहते हैं जो आपके साथ मीठा नहीं बोलता, और उसके साथ रहते रहते आपने अपना मीठा बोलने का संस्कार ही परिवर्तन कर दिया, तो आपको हो सकता है आपका कार्मिक सेटलमेंट होने के बाद ऐसा एक व्यक्ति मिले जो आपसे बहुत मीठा बोलता हो, लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि आपको मीठा बोलना ही नहीं आता, और वो व्यक्ति भले आपके साथ बहुत अच्छा है लेकिन आपको वो अच्छा व्यक्ति अब अच्छा नहीं लगता, क्योंकि बुरे संस्कारों वाले अच्छे व्यक्तियों को पसंद नहीं कर पाते। तो आप उनके साथ वही व्यवहार करने लगे जिसको आप बहुत हेट करते थे कुछ दिनों पहले। तो ये जो बातें हैं कि चाहे परिस्थितियाँ प्रतिकूल हो, चाहे कोई भी चीज़ हमारे हिसाब से ना चल रही हो, पर हम अपनी सोच, कर्म और संस्कारों का बहुत ध्यान दें, क्योंकि जो संस्कार हम बनाएंगे वो संस्कार हमारे साथ चलेंगे, और वो जो संस्कार हैं वो मेरी पर्सनालिटी का हिस्सा बन जाते हैं। हर एक व्यक्ति क्या है, एक समूह है ना संस्कारों का, वो कितना डिसिप्लिन है, कितना स्वीट स्पोकन है, कितना एंथुजियास्टिक है, कितना पोलाइट है, कितना पेशेंट है, ये सारे एक एक संस्कार मिलकर ही तो उसकी पर्सनालिटी बनाती हैं। और मैं आपको ये जो संस्कार का पॉइंट है इसको बहुत सीरियसली लेना चाहिए और ध्यान देना चाहिए। मैं आपको एक छोटा सा और इंसिडेंट बताती हूँ। एक भाई साहब आते थे सेंटर पर, तो वो अराउंड 70 ईयर्स के होंगे, और मुझे कहते थे कि दीदी आपको पता है कि मेरे 2 बेटे हैं और मेरी एक कंपनी है, और इन दिनों मैं बहुत परेशान हूँ। तो मैंने कहा क्यों, कंपनी अच्छी नहीं चल रही? तो कहते नहीं, कंपनी इज़ डूइंग वंडरफुल और बेटे तो मेरे हीरे हैं। तो मैंने कहा दैट डजंट लुक लाइक बैड न्यूज़, मुझे ऐसा तो नहीं लगता कि इसमें कोई दुखी होने वाली बात है। तो कहते दीदी रुको, मेरी पूरी बात सुनो। तो मुझे कहते मेरे दोनों बेटे बिल्कुल हीरे हैं, और एक पूरी कंपनी संभालता है और दूसरा मिनिस्ट्री में बहुत अच्छी पोजीशन में है, और मैं जो हूँ, मैंने जो भी कमाया, मैंने जो भी किया, मेरा कुछ वेस्ट नहीं है, कंपनी में पूरा लगा हुआ है, बेटा भी बहुत रिस्पॉन्सिबली संभाल रहा है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मैं अपने आप को मैनेज नहीं कर पा रहा। तो मैंने कहा मतलब? तो कहते हैं कि मैं ना दीदी सुबह से लेकर रात तक अगर सोया रहूं तो मुझे कोई ये नहीं कहने वाला है घर में कि आप उठो, ये काम पड़ा है, ये इग्नोर क्यों कर रहे हो। लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं रोज़ 5 बजे उठ जाता हूँ, और मैं ना जीता हूँ ना जीने देता हूँ। मैं दिन भर उनके पीछे लगा रहता हूँ, ये काम ऐसे क्यों किया, ऐसे नहीं करना है, ये बैंक स्टेटमेंट ऐसे नहीं रखनी है, ये बिज़नेस ऐसे नहीं चलाना है। दीदी इज़ डूइंग वंडरफुली, बट मैं अपनी आदतों से इतना मजबूर हूँ कि अब मैं उसके पीछे लगा रहता हूँ, और मुझे ये भी पता लगने लगा है अब कि वो भी मुझसे कतराने लगा है और मैं भी अपने आप से कतराने लगा हूँ। तो मुझे कहते ये क्यों होता है? तो मैंने कहा क्योंकि जी आप जब ऑफिस रोज़ जाते थे तो सबके पीछे पड़े रहना, ये तो आपने आदत बनाई, लेकिन अब आप तो रिटायर हो गए, आपकी फ़ाइल को पता है रिटायरमेंट हो गई, लेकिन आपको नहीं पता कि रिटायरमेंट हो गई। संस्कार रिटायर नहीं होते,
व्यक्ति रिटायर हो जाता है, परिस्थिति रिटायर हो जाती है, संस्कार रिटायर नहीं होते। तो संस्कारों को तो नहीं पता कि भाई रिटायरमेंट हो गई तो अब हमें बदल जाना है, तो संस्कार तो वैसे के वैसे चल रहे हैं। और इसी कारण अब आपको संस्कारों को बदलने की मेहनत करनी पड़ेगी। और धीरे धीरे उनको राजयोग का फिर कोर्स कराया। तो ये जो संस्कार है ये प्रतिकूल परिस्थितियों में नकारात्मक संस्कार बनते हैं, लेकिन परिस्थितियां अनुकूल होने के बाद भी वो नकारात्मक संस्कार बदल नहीं जाते। और अनुकूल परिस्थितियों में भी जो नेगेटिव संस्कार हमारे अंदर होते हैं वो हमें दुख का अनुभव कराते हैं। इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि अपनी सोच, फीलिंग, एटीट्यूड, एक्शन, हैबिट और पर्सनालिटी का बहुत ध्यान देना है, क्योंकि जो हम बार बार करेंगे वो हम बनते जाएंगे। परिस्थिति बदल भी जाएगी तो भी हम वो ही रहेंगे, मेरी पर्सनालिटी वो रहेगी। और मैंने एक रूल डिस्कवर किया है थ्रू ऑब्जर्वेशन इन दिस ज्ञान की लाइफ, कि जीते हैं अल्टीमेटली हम उनके जैसे बन जाते हैं। डू यू एग्री विद दिस? जिन लोगों को हम सबसे ज़्यादा हेट करते हैं हम अल्टीमेटली उनके जैसे बन जाते हैं। क्योंकि जब आप किसी को पसंद करते हैं या नापसंद करते हैं, दिन भर आपकी बुद्धि में उनका चित्र और आपके मन में उनके चरित्रों का वीडियो चलता रहता है। और जो आपके मन और बुद्धि में चलेगा वो आपके संस्कारों का हिस्सा बनता जाएगा, है ना। तो जब आप किसी ऐसे व्यक्ति के कर्म अपनी बुद्धि में दिन भर रिप्ले करते रहते हैं जो आपको अच्छा नहीं लगता, तो अल्टीमेटली वो आपके चित्त को कलर कर रहे हैं और वो आपका संस्कार बन रहे हैं। इसीलिए यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। जिनको आप पसंद नहीं करते उनके बारे में क्यों सोचना है। तो सिस्टर पूछ रहे हैं कि अगर ऐसा कोई व्यक्ति है जिसके संस्कार हमें अच्छे नहीं लगते पर हम उनके साथ कंटिन्यूअली एंगेज करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। तो हमें ये समझना चाहिए कि हमें सिर्फ उनसे फिजिकली एंगेज करना है, हमें उनको माइंड में नहीं रखना है। जैसे कहते हैं कि डोंट अलाउ अ बैड टेनेंट टू ऑक्यूपाई अ रूम इन योर माइंड विदाउट रेंट। है ना। तो इट्स अ बैड टेनेंट। आप उसको अपने मन में क्यों जगह देते हैं। आपको जो भी उनको सामने व्यवहार करना है या एक्सचेंज करना है वो करिए, क्योंकि उन पर हमारा कंट्रोल नहीं होता। वो तो हमारे जो पिछले कर्मों से जो सिचुएशंस बनी होती है उसके हिसाब से चलता है। मैं आपको एक छोटा सा यहाँ पर टिप दूंगी। जैसे जब मेरे जीवन में मैंने देखा कि सबके जीवन में ऐसे लोग होते हैं जिनको आप यू डोंट वांट टू कीप देम इन योर माइंड बट यू हैव टू एंगेज विद देम इन योर लाइफ। तो मैं जब भी उनके बारे में सोचना शुरू करती, क्योंकि ये माइंड जो है ये टिक ऑफ हो जाता है ना, बार बार सोचना शुरू करता है, तो मैं अपने आप को कहती थी शिल्पा रिलैक्स, तुम्हारे पास कुछ बेहतर नहीं है करने के लिए, है ना। प्लीज़ उनकी जान बख्श दो और प्लीज़ अपने आप को माफ़ कर दो एंड जस्ट ड्रॉप इट। तो ऐसे करके मैं अपने मन को बहुत प्यार से उस बात से निकालती थी और अपने आप को कहें कि आई हैव बेटर थिंग्स टू डू, आई हैव बेटर थिंग्स टू अटेंड टू, तो मैं वहाँ पर जाऊँ। अब वो कैसे है वो बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बट द थिंग इज़ आपको भी तो आदत है ना। जो व्यक्ति जिसके संस्कार अच्छे नहीं हैं उनके संस्कारों को जब हम अपने मन पर चलाते हैं तो हमें भी एक सैडिस्टिक प्लेजर मिल रहा होता है। और आपको पता है वो सैडिस्टिक प्लेजर क्या है। आप जब छोटे थे तो आप एक एक्सपेरिमेंट हम सब करते थे ना कि एक लाइन कोई बना देते थे पेपर पर और फिर कहते थे इसको रबर नहीं यूज़ करना, पेंसिल नहीं यूज़ करना, इसको छोटी कर दो। तो उसके सामने एक बड़ी लाइन बना देते थे और फिर कहते थे देखो ये छोटी हो गई। तो ऐसे ही हम क्या करते हैं, दूसरों की बुराइयों को अपने अंदर चलाते हैं ताकि हम बिना कुछ करे अपने बारे में बेटर फील करें। इट इज़ अ वेरी साइकोलॉजिकल थिंग। तो एक्चुअली हम उनकी बुराइयों को इसलिए प्ले नहीं करते अपने माइंड में कि वो बुरे हैं, बट हमारे अंदर ये जो सूक्ष्म इच्छा है ना कि हम कुछ अच्छा किए बिना अपने बारे में अच्छा फील करें।
तो किसी को नीचे गिराना अपने को ऊंचा करने का बहुत सिंपल तरीका है। तो आप अपनी बुद्धि में बार बार चलाते वो इतने बुरे हैं, वो इतने बुरे हैं, तो आपको ऑटोमेटिकली यू स्टार्ट फीलिंग बेटर अबाउट योरसेल्फ विदाउट डूइंग एनीथिंग। बट मैंने अपने आप को हमेशा ज़िंदगी में बताया कि नहीं, इफ़ यू वांट टू फील बेटर अबाउट योरसेल्फ, it should be based on what you have done, not based on what someone else has not done, है ना। क्योंकि अगर आप दूसरे ने ये नहीं किया और या दूसरे ने ये गलत किया तो मैं उनसे बेटर हूँ, this is not the way to make yourself feel better. You should feel better about yourself, about things that you have done, not about things that other people have neglected or things that they have done wrong. तो जब आप अपने को इस स्ट्रेट जैकेट में डाल देते हैं ना, तब आप दूसरों को एनालाइज करना छोड़ देते हैं, क्योंकि आपको पता चलता है कि अगर मुझे कुछ करना है तो आई बेटर थिंक अबाउट मुझे क्या करना है, नॉट अबाउट वो क्या कर रहे हैं या वो क्या नहीं कर रहे हैं, है ना। तो ये जो पर्सनालिटी हमारी बनती जाती है, इसमें बहुत सारे संस्कार आ जाते हैं, और अगर आप साइकोलॉजिकली देखेंगे तो इट इज़ नेवर अबाउट द अदर पर्सन। हमारे अंदर भी तो एक संस्कार है ना, कंपैरेटिव थिंकिंग का, उसके कारण हम ये करते हैं। इसके बाद पर्सनालिटी के हिसाब से रिलेशनशिप्स बनते हैं। कहावत भी है, बर्ड्स ऑफ द सेम ब्रीड फ्लॉक टुगेदर। तो जो जैसा होता है वो वैसों के साथ उसकी दोस्ती होती जाती है। और अगर हम ऐसे हैं, हमारे अंदर कमज़ोरी के संस्कार है, और प्लस हम ऐसे लोगों को भी अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट कर दें, तो जो पॉसिबिलिटी भी थी अपने को बेटर बनाने की वो ख़त्म होती जाती है। इसीलिए कहते हैं जो पर्सनालिटी हम बनाते हैं, जो हमारे रिलेशनशिप्स का भी आधार बनती है, तो हमारी अपनी पर्सनालिटी और जिन लोगों को हम अट्रैक्ट करते हैं, हम दोनों मिलकर अपनी डेस्टिनी बनाते हैं, अपना भाग्य रचते हैं। इसीलिए वन हैज़ टू बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट व्हाट यू थिंक। और इसमें जो मेन चीज़ है समझने की वो ये कि हमारे थॉट्स सिचुएशंस या लोगों से नहीं आते। हमारे थॉट्स, हमारे एजम्पशंस, हमारे बिलीफ सिस्टम्स हमारी पर्सनालिटी का प्रोडक्ट है ना। हमारे अंदर जो चलता है उससे हमारे थॉट्स जन्म लेते हैं। और अगर हम अपने अंदर को क्लीन करें और अपने अंदर का ध्यान रखें तो हमारे थॉट्स चेंज हो सकते हैं। जैसे आप छोटी सी बात मानिए कि जैसे कोई व्यक्ति आपको कहता है कि आपकी ड्रेस अच्छी नहीं लग रही, तो अगर ये स्टेटमेंट 4 लोगों को बोला जाए तो 4 लोग उसी स्टेटमेंट के बारे में अलग अलग तरह के विचार रखेंगे। एक सोचेगा अच्छा मेरी ड्रेस नहीं अच्छी लग रही, आई शुड चेंज इट। दूसरा सोचेगा मेरी ड्रेस नहीं अच्छी लग रही, दे शुड चेंज देयर टेस्ट, मेरी ड्रेस तो बहुत अच्छी है ना। तीसरा सोचेगा मेरी ड्रेस भी बहुत अच्छी है, ये भी बहुत अच्छे हैं, बस इनकी छोटी सी आदत है, ये हर चीज़ को क्रिटिसाइज़ करते हैं, है ना। और चौथा सोचेगा मेरी ड्रेस अच्छी लग रही है या नहीं लग रही है, उनका ओपिनियन उनकी चीज़ है, मेरे को इससे कोई लेना देना नहीं है। एवरी पर्सन इज़ एंटाइटल्ड टू देयर ओपिनियन एंड दे कैन हैव इट। तो ये जो 4 तरह की सोच है, ये चारों सोच हमारी अपनी जो बिलीफ सिस्टम्स है, पर्सनालिटी है, नेचर है, उससे आती है। तो पर्सनालिटी क्रिएट भी होती है सोच से, और सोच का आधार भी पर्सनालिटी है। लेकिन जैसे ये एक लूप में है, इस लूप को हम कहते हैं बीइंग, डूइंग एंड बिकमिंग का लूप, है ना। बीइंग, डूइंग एंड बिकमिंग का लूप। वी डू एज वी आर एंड वी बिकम एज वी डू। वी डू एज वी आर, तो हमारे जो संस्कार हैं वैसे ही हम सोचते हैं, एंड वी बिकम एज वी डू। जो हम सोचते हैं वो अल्टीमेटली हमारा संस्कार बनता है, राइट। तो इसको ब्रेक करना पड़ेगा। ये जो एक विशियस साइकिल है ना, वी डू एज वी आर एंड वी बिकम एज वी डू, तो अगर आप इन दोनों को जोड़ेंगे, वी रिमेन एज वी आर और वी रादर रीइंफोर्स आवर संस्कार्स।
तो इसको ब्रेक करने के लिए एक बहुत सिंपल रूल है, थिंक बिफोर यू थिंक, थिंक बिफोर यू थिंक। तो जो हमें नेचुरल थॉट आती है, जैसे जो हमारे को संस्कार से आती है, जैसे ही आपने किसी ने आपकी ड्रेस पर कमेंट किया तो आपको नेचुरल थॉट आई, अच्छा मुझे बड़ा बताने आया, अपने कपड़े देखें, तो आपको नेचुरल थॉट आई संस्कार से। लेकिन फिर आप क्या करें, उस संस्कार की से जनित जो सोच है उसमें इंटरसेप्ट करें और चेक करें कि क्या ये सोच ठीक है या मैं इसे चेंज करूं। तो ये जो राजयोग का कोर्स है, ये आपको बहुत सारे ऐसे व्हाट डू आई से, आपको ऐसे बहुत सारे टिप्स, टूल्स, ट्रिक्स, अंडरस्टैंडिंग, रियलाइजेशंस एंड एक्सपीरियंसेस देता है, जिसके आधार से आपको अपनी हर सोच को चेंज करना इजी हो जाता है। तो जो आपकी संस्कार जनित सोच है, उसको जब आप ज्ञान से चेंज करेंगे, तब आपके अंदर नई सोच डेवलप होगी और नया संस्कार बनेगा। ठीक है, तो बीइंग, डूइंग एंड बिकमिंग के लूप में इफ़ यू एवरी टाइम डू डिफरेंटली, डूइंग इज थिंकिंग ऑल्सो, कर्मा इज थिंकिंग ऑल्सो, तो जब आप थॉट को चेंज कर देंगे तो आपका धीरे धीरे बिकमिंग चेंज होगा, एंड देन धीरे धीरे जब वो बिकमिंग चेंज हो गया तो आप जो नेचुरल थॉट भी लेंगे वो नए तरीके की होने लगेगी। ऑल राइट, ओम शांति। थैंक यू फॉर लिसनिंग पेशेंटली। और आई थिंक कल से आपका राजयोग का कोर्स होने वाला है, ज़्यादा गीता दीदी आपको बताएंगे।